जियोपॉलिटिक्स का मजा तो देखिए। एग्जाम देने के लिए ट्रंप बैठेंगे, अग्नि परीक्षा ट्रंप की होगी, लेकिन परिणाम और प्रभाव भारत के ऊपर खुलेआम पड़ेगा, बहुत जबरदस्त पड़ेगा। क्या होगा, सारी घटना का जिक्र इस वीडियो में करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल। शुरुआत करते हैं अग्नि परीक्षा। ये अग्नि परीक्षा क्या है, क्योंकि इतने लंबे समय से जो ट्रंप अपनी एक्टिविटीज को कर रहे हैं उसमें दो जगह, एक जगह यूक्रेन और दूसरा ईरान पेच फंसे हुए हैं। अब ये जिस दिशा में जाएंगे वो दशा और दिशा अमेरिका का जियोपॉलिटिकल फ्यूचर भी तय करेगी और भारत के भी निर्णयों के ऊपर मोहर लगाई जाएगी कि क्या हम सही दिशा में हैं या नहीं। साथियों, हो यह रहा है कि आने वाली 17 फरवरी को एक मीटिंग होने वाली है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। अब स्विट्जरलैंड के जेनेवा के इस खूबसूरत शहर में जब ये मुलाकातें होंगी और ट्रंप जब वहां पहुंचेंगे तो उनकी मुलाकात दो अलग अलग सेशन में अलग अलग नेताओं से होगी। जिस तरीके से ट्रंप के अभी रीसेंट कुछ बदलावों के दौर में जब यहां पे न्यू सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को इंट्रोड्यूस उन्होंने किया है, उसके बाद से एकाएक बहुत बड़े शिफ्ट अमेरिकन जियोपॉलिटिक्स में देखने को मिले हैं। अब उसके प्रभावों का जो हिस्सा है वो सबसे पहले किसके हिसाब से चलेगा, क्योंकि एक तरफ जहां पे जेलेंस्की है और जेलेंस्की अमेरिका के गले की हड्डी बन चुका है, अब अमेरिका इस मुद्दे से मुक्ति चाहता है। कारण यह है कि एक जो यूक्रेन फिटीग है उससे पूरा अमेरिका जूझ रहा है, अमेरिका की आम जनता भी परेशान है, वहां की सत्ता भी परेशान है, और जिस तरीके से इसके अकेले के इस देश की वजह से अमेरिका को यह महसूस होने लगा है कि यूरोप में उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन मार्क लगे हैं, क्योंकि जैसे इसने रणनीति बदली है वैसे इसका साथ अब अमेरिका ने छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब अमेरिका भी चाहता है कि यार इस मुद्दे की इतिश्री हो, जैसा भी हो इसको ठीक साफ सेटल जो है वो कर दिया जाए। अब होगा यह कि जेनेवा के अंदर 17 फरवरी को 3 देशों के प्रतिनिधि मुलाकात करेंगे। एक तरफ यूक्रेन के जेलेंस्की के लिए भी जेलेंस्की के प्रतिनिधि वहां होंगे, अमेरिका भी होगा तो रशिया भी होगा। ये तीनों देशों के जो लीडर्स जब प्रतिनिधि वहां बैठेंगे, बात करेंगे, तो दशा और दिशा इस बात की तय होनी है कि भाई इस युद्ध को रोका जाए या नहीं। दूसरा फ्रंट जो अमेरिका ने भी रिसेंटली खोला है वो ईरान का है, और ईरान के मुद्दे पे अमेरिका बहुत चीजों को लेके एक प्रॉम्प्टली खड़ा हो चुका है। टारगेट सिर्फ ये है कि यहां सत्ता परिवर्तन होना ही चाहिए। अभी आप यहां देखिए, separate talks on Iran and Ukraine, Russia set for Tuesday in Geneva, sources says। ये रॉयटर्स की खबर है, इसी चीज को सेम द हिंदू ने भी फॉलो किया है। तो ये खबर जो बनी है कि एक ही दिन में 2 बार अमेरिका की परीक्षाएं हो जाएंगी। सबसे पहले और विशेष बात ये देखिए कि यूरोप इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। इस सेगमेंट को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के और यूरोप के यानी स्पेशली ईयू के जो रिलेशंस हैं वो एक तरह से कह सकते हैं कि भाई ये मतलब चोली और दामन का साथ जैसा इनका रहा है। लेकिन अब यहां पे अमेरिका ने जो अपनी रणनीति बदली है उससे यूरोप पूरा इनसिक्योर फील कर रहा है, और यूरोप के ही उस बदलाव के पीछे, यूरोप के प्रति अमेरिका के व्यवहार के बदलाव के पीछे जो देश है वो यूक्रेन है। अब बात को सुनिए और समझिए। ये खबर है 28 जनवरी 2026 की। ईयू की जो विदेश नीति की प्रमुख हैं उनका एक स्टेटमेंट है, बड़ा मतलब गौरतलब, पढ़ना चाहिए इसको। यूरोप नो लॉन्गर वॉशिंगटन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, शिफ्ट इज स्ट्रक्चरल, सेज ईयू फॉरेन पॉलिसी चीफ क्लास। यानी जो फॉरेन पॉलिसी चीफ क्लास हैं वो एक बात कह रही हैं कि भाई देखो अब वो दिन बदल चुके हैं। अब क्या है, ईयू आउट ऑफ यूएस फोर्स फोकस, यानी अब ईयू जो है वो अमेरिका के फोकस से हट चुका है। अब अगर अमेरिका ने बदलाव किए हैं तो साहब हमें भी बदलाव करने होंगे। दूसरी बात, यूरोप नो लॉन्गर वॉशिंगटन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी अब गुरुत्वाकर्षण का केंद्र अब ईयू नहीं है। कुल मिलाकर के अमेरिका जो है वो बदल चुका है। अब वो बदल चुका है, ये दुख तो है, लेकिन अंदर ही अंदर इनमें खुशी भी है। अब यहां हो क्या रहा है कि इनके वजन, इनका बोझ जो है इनका सर का कम होने की तैयारी कर रहा है। जिस तरीके से मार्को रूबियो जो कि स्टेट सेक्रेटरी ऑफ यूएस हैं, इन्होंने कुछ समय पहले अपने बयान दिए, निश्चित रूप से ये बयान यहीं से आते हैं, मतलब बिना ट्रंप की परमिशन के या इनकी पॉलिसी के फ्रेमवर्क किए बिना, ठप्पा लगे बिना, इनकी औकात तो नहीं है कि कुछ बोलेंगे। इन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए और खुल के ये कहा कि अब जो नाटो नेशंस हैं भाई, ये अपना अपना खर्चा खुद उठाओ, तुम्हारे जेब का पैसा तुम अपने डिफेंस बजट को बढ़ाओ, और सिर्फ ये सोच लेना कि भाई अमेरिका के साथ लग लिए, नाटो की मेंबरशिप मिल गई तो अब जो कुछ है वो अमेरिका का दारोमदार है। नहीं जी, हमारे लिए दुनिया में काम करने के लिए बहुत सी और जगह है। अब हम फोकस को हम चेंज करना चाहते हैं, इसलिए यूरोप को अब अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। तो अब सवाल यह है कि यह बदला हुआ फोकस क्या है। इस बदले हुए फोकस के चक्कर में तो नाटो को फ्रैक्चर पोजीशन में पहुंचा दिया ट्रंप ने, तो ये फोकस की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा ही होगी। ये फोकस कुछ और नहीं साथियों, ये
हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है। इंडो पैसिफिक रीजन में जब से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में खटास पड़ी थी उस टैरिफ के दौर से, वहीं से ही प्रश्न चिन्ह लग गया था कि अब क्वाड का क्या होगा, तेरा क्या होगा रे क्वाड। क्योंकि क्वाड जो बनाया गया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और इंडिया, टारगेट क्या था कि यहां पे चाइना को इस इंडो पैसिफिक रीजन में कंट्रोल करना। इसका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक प्लेयर जो था वो हिंदुस्तान था मैं इसलिए बोल रहा हूं प्रैक्टिकली, टेक्निकली आज भी है। तो अमेरिका ये चाहता है कि इस रीजन में इंडिया के साथ तो रिलेशन ठीक किए जाएं और अब इस फोकस इस एरिया में हम करें, क्योंकि जिस तरीके से जापान में अभी नए राष्ट्रपति का यहां पे आना और उसके साथ नए प्रधानमंत्री का यहां पे आना और उसके जो अमेरिका से ताल्लुकात है उनका ये सकारात्मक खबर लगना, तो यहां पे पूरा टेंशन रशिया की तरफ से भी बढ़ेगा। क्योंकि रशिया ने भी हाल ही के अंदर अपने फाइटर जेट्स को फ्लाई किया है जापान सी के रीजन में। तो कुल मिलाकर के अगला जियोपॉलिटिक्स का हॉट स्पॉट जो है ये हमारा बनने वाला है इंडो पैसिफिक, और इंडो पैसिफिक बनेगा तो हिंदुस्तान उससे अछूता नहीं रहेगा। तो अब कुल मिलाकर के जो डायवर्जन है, फोकस, पैसा, स्ट्रैटेजी, सारी यूएस अब इंडो पैसिफिक में शिफ्ट करेगा। कारण यह है कि चाहे इकोनॉमिकली देख लीजिए, चाहे आप डिप्लोमेटिकली देख लीजिए, किसी भी फ्रंट पे चाइना ने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। और दूसरी बात, अमेरिका के लिए अगर चैलेंज बन के कोई देश खड़ा हो रहा है, फिर वो चाहे इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इकोनॉमी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल स्ट्रीम्स, आप चाइना को फ्रंट में रख सकते हैं। चाइना जो है वो इसको बराबर का चैलेंज दे रहा है। अब चाइना को टक्कर देनी जरूरी है। रही सही कसर पूरी कब होती है, जब भारत और फ्रांस के बीच एक नया ही दौर देखने को आता है। आपको पता होगा कि 17 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस मैक्रोन जो है वो भारत आने वाले हैं, और इसी दौर में रफाल के 114 जो फाइटर जेट्स है उसकी खरीद का सौदा हो जाएगा। न सिर्फ फाइटर जेट्स आएंगे बल्कि वो टेक्नोलॉजी भी हमें ट्रांसफर करने वाले हैं। 96 जो रफाल हैं वो हिंदुस्तान में बनेंगे, सिर्फ 18 जो फ्रांस से बनकर के भारत में आएंगे। तो ये जो डील हो रही है ये लगभग 3.25 लाख करोड़ की डील, बहुत बड़ी डील है। इस डील का अमेरिका के हाथ से निकलना, क्योंकि अमेरिका F-35 की रट लगाए बैठा था भारत को देना, वो यहां से इसके डील जो है वो छूट चुकी है, इसके हाथ से ये ट्रेन निकल गई। अब यहां पे अग्रिम मौके अमेरिका खोना नहीं चाहता। तो अब जरा समझिए कौन से वो दो इवेंट्स है और यहां हो क्या रहा है। जानकारी ये हमें पता होनी चाहिए कि एप्स्टीन फाइल का जो को स्टार है वो डोनाल्ड ट्रंप ही है। अब इस को स्टार की पॉलिसीज को देखिए और समझिए। सबसे पहले ईरान के कॉन्टेक्स्ट में ट्रंप सेज ईरान रिजीम चेंज इज बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन। बीबीसी की खबर है, आज ये रिसेंट लगभग 8-7 घंटे पहले की खबर है। इन्होंने कहा कि भाई देखो, ईरान का जो एक सबसे बेहतर रास्ता वो है कि रिजीम चेंज हो जाए। कुल मिलाकर के सत्ता का ये परिवर्तन ही कर देना चाहते हैं। आपकी समझ के लिए और इंसाइट के लिए खबर ये बताता हूं कि 1950 के समय तक ईरान के अंदर एक सरकार चला करती थी। जब सरकार वहां चल रही थी, मोहम्मद मोहसिद्दीक उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुन के आती थी, बढ़िया काम था अमेरिका की नजर में और ब्रिटेन और पूरे यूरोप की नजर में। ईरान बहुत अच्छा देश था क्योंकि वहां से पेट्रोलियम बड़ा सस्ते दाम पे खरीदा करते थे। अब होता क्या है, मोहम्मद मोहसिद्दीक अपनी पॉलिसी बदलते और कहते हैं कि भैया हम ऑयल का नेशनलाइजेशन करेंगे। अब ऑयल का नेशनलाइजेशन करने का मतलब है अमेरिका के गर्दन के ऊपर छुरी रख देना। यहां पे अमेरिका को बर्दाश्त हुआ नहीं सर, सत्ता का परिवर्तन हुआ। शाह रजा पहलवी को सत्ता के शीर्ष पे बिठाया, मोहम्मद मोहसिद्दीक की सत्ता, रिजीम चेंज। उसके बाद में होता क्या है, जो होना वही था। जो अपने पक्ष में सारा पेट्रोलियम सेक्टर हुआ, सब मामला सेट। लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद में जब से वो शाह रजा पहलवी की सरकार गई और ये नई इस्लामिक रिजीम आती है, तब से पेट्रोलियम के ऊपर जो था वो संकट पनप गया अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, और अमेरिका के लिए सत्ता भी बेकार हो गई। अब मेरे साथियों बात ये समझिए, अब ये फिर बोल रहे हैं कि सबसे अच्छी चीज अगर कुछ हो सकती है तो वो ये है कि सत्ता का परिवर्तन हो जाए। ये है साथियों धमकी, ये है टेरर डालने वाली बात। डिमांड कहां अटकी है वो इस खबर में देखिए। यूएस एंड ईरान सेट टू होल्ड सेकेंड राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स इन जेनेवा। परमाणु के ऊपर बात करेंगे, दबाव दिया जाएगा। पहले धमकी देके चल रहे हैं कि रिजीम चेंज इज द बेस्ट ऑप्शन। दूसरा ये भी कह रहे हैं कि भैया शर्तों पे मान जाओ, मान जाओगे सत्ता तुम्हारी बनी रहेगी, नहीं मानोगे तो सत्ता जाएगी। अब सोचने वाली बात है कि ईरान यहां पे क्या करेगा उस कंडीशन में जबकि अमेरिका यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे अपने बड़े एयरक्राफ्ट और न्यूक्लियर कैरियर को भेज चुका है।
माहौल तनावपूर्ण है और उसमें आग में घी का काम किया आज की एक और खबर ने, क्योंकि जिस एयरक्राफ्ट कैरियर की हेल्प से इन्होंने वेनेजुएला पे हमला किया था, देख लीजिएगा 14 फरवरी 2026 12:13 की खबर है, अब से कुछ देर पहले की, वेनेजुएला पर हमला करने वाला अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तरफ रवाना। ट्रंप ने कहा सत्ता परिवर्तन सबसे अच्छा। तो कुल मिलाकर के ये बात हो गई माई वे और हाईवे। मेरी बात मानो तो ठीक, नहीं मानो तो अपने घर जाओ। अब ये सत्ता परिवर्तन से तात्पर्य क्या है? ट्रंप यहां पे बाय हुक और बाय क्रुक अपनी शर्तों को मनवाना चाहता है। देखिए, पढ़िए लिखा क्या है। ये लिखते हैं, आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड, दे मींस Iran. I think they will understand us this time. The Iranian government should back down to America's demands. If a deal had been reached earlier, Iran would be a stronger country today. मुझे उम्मीद है कि ईरान जो है वो घुटनों पे बैठेगा, हमारी शर्तें मानेगा, और अगर इनमें सद्बुद्धि आई होती, पहले मान लिया होता, तो भाई ईरान आज एक बहुत महान देश होता। इतनी तकलीफों से ईरान को गुजरना नहीं पड़ता और मैं भी इतना कठोर जो है वो ईरान को लेके नहीं होता। कुल मिलाकर के शर्तें मानिए वरना घर जाइए। अब शर्तें क्या है साहब? शर्तों को देख लिया जाए, गौर फरमाएं। यहां पे एक कंप्लीट बैन और यूरेनियम एनरिचमेंट, आप न्यूक्लियर का संवर्धन, परमाणु संवर्धन पे पूरा बैन लगाओगे। रिमूवल ऑफ प्रीवियसली एनरिच्ड यूरेनियम, जो पहले से आपने रखा है ना एनरिच करके यूरेनियम, उसको भी आप हटाएंगे। तो प्रश्न यहां ये खड़ा होगा कि फिर आपने B-2 बॉम्बर से हमला करके नातान्ज साइट को उड़ा दिया था, आपने कहा कब तो ईरान कंगाल है, कुछ नहीं बचा, तो फिर ये शर्त कहां से आई? इसका मतलब आप पहले फेल हो गए थे। लिमिटिंग द नंबर ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल, और फाइनल है एंडिंग सपोर्ट टू रीजनल प्रॉक्सी फोर्सेस लाइक हिजबुल्लाह वगैरह, इनको अब सपोर्ट आप नहीं करोगे। ये शर्तें इन्होंने रखी हैं और आश्चर्यजनक रूप से अभी तक की रिपोर्ट में ईरान ने एक भी बात को मानने से इनकार कर दिया। बोला जी हम कुछ नहीं मानने वाले, ना हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकेगा, ना हम जो हमारा एनरिच यूरेनियम है आपको देंगे मिसाइल, मतलब कुल मिला के हम प्रेशर पॉलिटिक्स को नहीं झेलेंगे। तो सर अब आगे होगा क्या? आप ये देखिए, फोर्डो, नातान्ज और इस्फहान पे हमले हो चुके हैं, और इन्हीं हमलों के अंदर जब ये बात आई थी जी कि रेडिएशन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि यदि वहां पे एनरिच यूरेनियम होता तो रेडिएशन होना स्वाभाविक था। सरकार ने भी कहा ईरान की जी कोई नहीं हुआ। दूसरी बात, हो सकता है ये झूठ बोल दे, अपनी नाक को बचा लें, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी कहा था, IAEA ने, नो न्यूक्लियर लीक, कोई रेडिएशन यहां पे नहीं हुआ है। इसका मतलब उस समय का अमेरिका का किया हुआ हमला फेक था या असफल था, इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि एनरिच यूरेनियम को शिफ्ट जो है वो कर लिया गया था। तो कुल मिलाकर के अब खामेनेई क्या रणनीति लेके आगे बढ़ेंगे? कारण यह है कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट यहां पे हो रहे हैं, माहौल जो है वो गरमाया हुआ तो है ही, जनता सड़कों पे उतरी है। और जब सत्ता परिवर्तन की बात आती है तो सत्ता परिवर्तन का मायना सिर्फ यह है कि रजा पहलवी को फ्रांस से ले आएंगे, भैया आ जाओ, पधारो, वापस अपने सत्ता के शीर्ष पे बैठ जाओ, क्योंकि डिमांड जनता कर रही है कि हमें हमारा प्रिंस चाहिए। तो प्रिंस तो यही है। अब इनका आने का मतलब है कि अमेरिका की कठपुतली बनके एक सत्ता का शीर्ष पे एक नेता बैठेगा और अमेरिका जो चाहेगा वो डील यहां पे कर लेगा। अब साहब यहां पे दो व्यक्तियों का जिक्र करना लाजमी हो जाता है, जेरेड कुशनर जो ये हैं, और दूसरे हैं आपके स्टीव विटकॉफ। अब इन दोनों व्यक्तियों की विशेष और खास बात को समझिए। ये तो विशेष दूत हैं, इनके बारे में तो क्या चर्चा करें, लेकिन ये जो शख्स है, ये दोनों लोग मिलकर के दोनों ही टॉक्स में, फिर वो चाहे ईरान के साथ हो रही है या तो रशिया के साथ यानी यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, उसमें अमेरिका के पक्ष ये दो लोग लेके बैठेंगे। इस व्यक्ति की विशेषता और खास बात यह है, दिखने में हो सकता है स्मार्ट हो, लंबे चौड़े हो, लेकिन एक इनका जो सबसे बड़ा गुण है वो ये है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद होने की वजह से इनको अपॉर्चुनिटी है कि जाओ बेटा यहां पे आप जाके नेगोशिएट इंडिया की तरफ से करो। तो इसको आप डेमोक्रेसी कहेंगे या एक ही तरह का राजतंत्र है? कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर से बताइएगा क्या आप इसके बारे में सोचते हैं। ये दो लोग दोनों ही मीटिंग से बैठने वाले हैं, और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में जो ओमान है, ओमान जो है वो इसकी मध्यस्थता कर रहा है। अब ये चर्चा परिचर्चा किस रूप में जाएगी, एडामेंसी टिकी रहेगी या तो ईरान घुटनों पे बैठेगा, वो समय पे देखा जाएगा। लेकिन साहब यहां पे अभी तक चर्चा इसी बात की है, अमेरिका हाईलाइट कर रहा है कि रिजीम जो है उसको चेंज किया जाएगा। अब अगर मान लेते हैं कि ईरान के जो हौसले हैं वो टिके रहे और कहा जी हम चेंज नहीं करेंगे, तो तीन काम देख लीजिए। अमेरिका नए प्रतिबंध लगा सकता है नहीं, वो लगाएगा। इजराइल एक तरफा सैन्य कार्रवाई कर सकता है, पूरे चांसेस हैं कि जहां इजराइल हम बोल रहे हैं दैट इज प्रॉक्सी यूएसए। इजराइल का अटैक होना प्रॉक्सी यूएसए अटैक है,
और यह हमला ईरान पे हो सकता है और मध्य पूर्व में बड़ा टकराव संभव है, क्योंकि जिस तरीके से नेवल अरेंजमेंट और अपना मिलिट्री अरेंजमेंट अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के चारों तरफ कर दिया है, तो वो एक बड़े युद्ध की सुगबुगाहट तो है। अब साहब यहां पे निर्णय जो है किसके पाले में है? बॉल ईरान के पाले में। अब किस तरीके से क्या सेटल होगा वो देखा जाए, क्योंकि पहले भी ईरान और इजराइल के जो तनाव हुआ था उसमें इजराइल के जो अटैक हुए थे, फिर वो चाहे तबरीज पे हो, करमानशाह पे, तेहरान, अराक, नतांज, इस्फहान, इन सारे ही न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट पे पहले भी ईरान पे हमले इजराइल कर चुका है और उसके परिणाम इन चित्रों में आप देख सकते हैं। काफी बड़ा जो तनाव था दोनों देशों के बीच बढ़ गया था। तो अब प्रिंस का यहां आना यानी रजा पहलवी का फिर से आना अमेरिका के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन इस चीज के पीछे अब एक पक्ष और आइए फिर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझेंगे। एक पक्ष तो रहा ये ईरान वाला, दूसरा कि जितने लंबे समय से अमेरिका अपने जिसको नाक का सवाल बना के अकड़ रहा था कि यूक्रेन के मुद्दे पे कि यूक्रेन को हम नेटो में लेके रहेंगे, ये रशिया से क्रीमिया हम दिला के रहेंगे और बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा जो है वो हथियारों को सप्लाई इस पुतिन जेलेंस्की को किया। अब जेलेंस्की तनाव का कारण अमेरिका के लिए सबसे बड़ा बन गया, क्योंकि अमेरिका ने भरकस प्रयास कर लिए लेकिन इसके पक्ष में कोई तरह की जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं दिला सका। रही सही कसर में नेटो के लिए अमेरिका ने खुद ने मना कर दिया। नतांस, माफ कीजिएगा, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन और आपके क्रीमिया, इन सब जो प्रोविंसेस इनको रशिया कब्जा कर चुका है उनके लिए भी कहा कि ये भी तुम्हें नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें बेहतरी चाहिए तो यूक्रेन के बंटवारे को स्वीकार करो, नेटो को भूल जाओ, हमें भी भूल जाओ और अपनी जिंदगी में खुश रहो, खुश रहने दो। कारण क्या था कि रशिया की जो डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स हैं, उन अचीवमेंट्स में सबसे बड़ा उस 15 अगस्त 2025 की वो अलास्का टॉक्स है, जब पुतिन और ट्रंप मिले थे और उसके बाद में पुतिन की उस एग्रेसिव उस डिप्लोमेसी के आगे ट्रंप ने ऐसे घुटने टेके कि 360 डिग्री पे परिवर्तन हो गया। इस बात को जेलेंस्की भली भांति समझ भी रहा है और समझना भी चाहिए, क्योंकि यहां चक्कर क्या है, अमेरिका अब निकलना चाह रहा है उन सबसे, उसको परवाह नहीं है कि यूक्रेन के साथ अब क्या होना है। रीजन ये है कि अमेरिका अब चाइना को टैकल करना चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो अब ये कैसा, और इंडिया यहां पे क्या रोल प्ले करेगा, बात समझिए। रशिया, इंडिया और चाइना, इस आरआईसी ने वो जो टैरिफ का दौर था उसमें भारत के ऊपर भयंकर प्रेशर बढ़ा। भारत में 25% तक के एडिशनल टैरिफ लगाए। क्यों जी? कि आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो। लेकिन बैक टू बैक जब प्रेशर और इंक्रीज हुए तो हमने हमारे जो डिमांड्स थी रशिया की तरफ से ऑयल की इंपोर्ट्स की वो कम कर दी। दिख रहा है अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ये भी बोल रहे हैं कि हमें वादा कर दिया गया है कि आप अब पेट्रोलियम इंडिया नहीं खरीदेगा, लेगा तो 25% फिर लगा देंगे। इस बीच में ट्रेड डील भी हो जाती है। भारत ने इस बात को नकारा है कि जी ऐसा कुछ नहीं है, ये बेकार बात है, ऐसा हमारा कोई स्टैंड नहीं है, हम डाइवर्सिफाई करना हमारा राइट है, जो कि राइट है भी। लेकिन सर बात यह है कि इस पूरी सिचुएशन में जहां इंडिया खड़ा था वहीं पे बड़ी मजबूती से चीन भी रशिया के साथ में खड़ा था। अब जब भारत 2 कदम पीछे आया है तो यह स्थिति रशिया के कॉन्टेक्स्ट में चीन को और मजबूती प्रदान करती है, क्योंकि बहुत बार नो लिमिट्स इन चाइना रशिया कोऑपरेशन ऐसे स्टेटमेंट चाइना की तरफ से आए और इस पूरे ही सिस्टम में जो अमेरिका ड्रिवन है उसमें चाइना ने घुटने नहीं टेके। हर स्थिति में कहा जी हम रशिया के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, ये अनकंडीशनल सपोर्ट है। अब अगर मान लीजिए युद्ध शांत नहीं होता है, नहीं होने की स्थिति में रशिया और यूक्रेन के उस तनाव के बीच में अमेरिका को कुछ ऐसे डिसीजन तो लेने ही पड़ेंगे जिसमें फिर वो चाहे रशिया के ऊपर सैंक्शंस और बढ़ाएगा, दुनिया के देशों पे दबाव बढ़ाएगा। लेकिन जब रशिया के उस साथ में चाइना और चिपकेगा और नजदीक जाएगा तो वो भारत के लिए इनडायरेक्टली नुकसान का कारक है। इसलिए भारत के पक्ष में यह है कि यह शांति वार्ता सकुशल संपन्न यदि हो जाती है तो फिर अमेरिका और रशिया के बीच के तनाव में कमी आएगी, जिससे चाइना को और ज्यादा अंदर तक डीप पेनिट्रेट करने का मौका नहीं मिलेगा। आपके विचार जरूर से बताइएगा, क्योंकि भारत के रिलेशन चाइना के साथ में उसी कॉन्टेक्स्ट तक ठीक रहेंगे जब तक भारत और रशिया की मजबूती बरकरार रहेगी। कारण यह है कि भारत के चक्कर में यदि रशिया और चाइना के रिलेशन में मजबूती आती है तो हमारे लिए ये डिप्लोमेटिक चैलेंज बड़ा फ्यूचर में खड़ा हो सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये रिजीम चेंज है या यूक्रेन वॉर रुकेगा, ये भी थक चुके हैं। लेट्स सी ये अग्नि परीक्षा में पास होते हैं या नहीं, क्योंकि ये अग्नि परीक्षा हमारे लिए भी परिणाम लेके आएगी। आपकी नजर में क्या परिणाम होंगे और क्या होना चाहिए
वो कमेंट बॉक्स ओपन है आप लोगों के लिए। और वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइएगा। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए आशीर्वाद से कम नहीं है। जब आप कुछ अच्छा लिखते हैं हमारे हौसले बढ़ते हैं कुछ बेहतर करने की और उत्साह आता है। दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट, 3 चीजों की एक्सपेक्टेशन है। और हां, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल नाउ। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। सी यू सून। जय हिंद। बाय बाय।